खास मुलाकात में बातचीत हो रही है बीजेपी के शीर्षस्थ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से। आडवाणी जी, आपने अभी जिक्र किया भारत और पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों का। न्यूक्लियर डील पर आप लोगों का थॉट करीब करीब उतना ही साफ है जिस प्रकार का एक मसविदा बना है, और इसको पास करा देने में क्या दिक्कत है? अमेरिका एक लोकतंत्रीय देश है, सबसे सशक्त दुनिया में। जिस प्रकार से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है, और इन दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सहज संबंध हो, मित्रता हो, इसमें हम विश्वास करते हैं। और इसीलिए उनके साथ संबंधों का सुधार एनडीए के काल में हुआ, और सुधार ही नहीं हुआ तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी नींव डाली गई। लेकिन वह जो नींव डाली गई वह दो समान देशों के बीच की नींव थी। अब हमने उस समय पोखरण का बम विस्फोट किया जिस पर अमेरिका नाराज हो गया, हमारे खिलाफ उन्होंने सैंक्शंस लगाए। लेकिन हम इस मत के रहे हैं वर्षों से, जब से लेकर के चीन ने लोपनोर में अपना पहला आणविक विस्फोट किया था, कि भारत को सुरक्षा के लिए एक आणविक शक्ति बनना चाहिए। आज जो समझौता होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है, आप हमको न्यूक्लियर फ्यूल दीजिए हमारी ऊर्जा के लिए, और अगर आप हमको ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर फ्यूल देंगे तो हम आपको वचन देते हैं कि पोखरण 3 नहीं होगा। हमारी आपत्ति इस पर है, हमारी आपत्ति इस पर नहीं है कि हम अमेरिका से दोस्ती क्यों करें, जो कम्युनिस्टों को आपत्ति है। कम्युनिस्ट तो समझते हैं कि इनके साथ कोई स्ट्रेटेजिक डीलिंग नहीं होनी चाहिए। सर, यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शब्द जो भी हों, आपको लगता है कि किसी भी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की ही हिम्मत हो सकती है कि वो रियल सेंस में ये कबूल कर ले कि हाँ, हम विस्फोट नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि ये न्यूआंसेस का सवाल है। ये न्यूआंसेस नहीं है, ये हाइड एक्ट में लिखा हुआ है। या तो ये व्यवस्था, हमारा जो सुझाव था वो ये था कि हाइड एक्ट उनका एक्ट है, अमेरिका का एक्ट है, और उसमें लिखा हुआ है कि दिस विल अप्लाई टू इंडिया। हमको समझौता ऐसा करना चाहिए कि जिसमें लिखा जाए कि आपके जो डोमेस्टिक लॉज हैं वो आपको अप्लाई करेंगे, उनके डोमेस्टिक लॉज उनको अप्लाई करेंगे, जैसा समझौता 1, 2, 3 का अमेरिका ने चीन के साथ किया है। लौट करके फिर मैं घरेलू राजनीति की तरफ आना चाहूंगा। आप लोग ये कहते हैं कि कोलिशन धर्म के मामले में एनडीए बीजेपी को पता है कि कैसे करना चाहिए, और कांग्रेस ने यह धर्म अंदर से ईमानदारी से नहीं सीखा है। दूसरी तरफ आप लोग आलोचना करते हैं कि कांग्रेस और यूपीए सरकार काम नहीं कर रही है, तो कोलिशन धर्म के नाते कंपल्शन को वो बहाना बताते हैं या मजबूरी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल मेरा ये है कि कोलिशन पॉलिटिक्स में ये कंपल्शन रहेंगे कि आप कुछ न कर सकें। क्वालिटेटिव फर्क आप में और यूपीए के फॉर्मेशन में मुझे कुछ नहीं दिखता। क्वालिटेटिव फर्क ये है कि हमने जब कोलिशन स्वीकार की तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हुए हमने अपने सब सहयोगियों से सलाह मशवरा किया, और उन्होंने अयोध्या के बारे में और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में हमारा दृष्टिकोण नहीं माना, लेकिन न्यूक्लियर वेपनरी के बारे में उन्होंने हमारा दृष्टिकोण माना, और इसीलिए सरकार बनाने के 2 महीने के अंदर अंदर हमने पोखरण कर डाला। इन्होंने कभी बात भी नहीं की न्यूक्लियर डील की, और आज जब वो मजबूर करते हैं अपने सीपीएम के साथियों को उसको मान लो, तो वो ये नहीं कहते कि हमने सीपीएम अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हमने कॉमन, वो कहते कि हमारी पूर्व की सरकार भी इसके पक्ष की थी। ये बड़ा विचित्र है। इसीलिए सारा द होल अप्रोच टू दिस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैज बीन टोटली बंगल्ड। बेसिकली फैक्ट ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स के पक्ष में डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी नहीं थे। इसीलिए हमारी तीखी आलोचना पोखरण के समय अगर किसी ने की तो या तो कम्युनिस्टों ने की या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में। आप लोगों की आलोचना इस वक्त यूपीए की यह है
कि महंगाई के मोर्चे पर या विकास के मोर्चे पर कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन एक पूरे कॉन्टेक्स्ट से देखें कि अमेरिकी मंदी अब इतनी भयंकर है कि वो एक ग्लोबल फिनोमेना के तौर पर दिख रही है। भारत की ग्रोथ की रफ्तार अभी भी अच्छी है, रफ्तार में कमी का खतरा है, लेकिन 7-8% भी हो तो दुनिया के कई विकास के रास्ते के जो देश हैं उनसे आगे हम हो रहे होंगे। तो भारत इस वक्त जिस स्थितियों में फंसा है उसमें अभी की सरकार को दोष तो उनका है, जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन दूसरे फैक्टर हैं जो उनको बिल्कुल पीछे की तरफ खींच रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे अनसर्टेन वक्त में इकोनॉमिक एजेंडा के तौर पर आपको क्या लग रहा है कि वो चीज़ बीजेपी करेगी जो कांग्रेस के बस की नहीं है? देखिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। हमारे समय में क्यों हुआ? क्योंकि हमारे समय में भी हमको लगातार इंपोर्ट का प्रॉब्लम था, तेल का, पेट्रोल का, और जिसके कारण दुनिया भर में उसका असर होता था, हमारे यहाँ पर भी असर होता था, लेकिन वी वर एबल टू मैनेज इन्फ्लेशन इन अ मैनर एज टू इंश्योर कि कम से कम आम आदमी को उसकी रोजमर्रा की चीजें ठीक दाम पर मिले। नाउ थिंग्स हैव गॉन हेवायर। अभी तो पता नहीं इस साल में गेहूं की प्राइसेस का क्या होगा, इस साल में फूड स्टफ्स की प्राइसेस का क्या होगा। इट हैज बीन अ मिसमैनेज्ड इकोनॉमी। और मैं ये क्लेम कर रहा हूं, इतना ही नहीं तो 2004 के इकोनॉमिक रिव्यू, इकोनॉमिक सर्वे जो चिदम्बरम ने पेश किया, उसको कोई उठा करके देखे तो उसमें इतनी तारीफ की है एनडीए के काल की कि इतना अच्छी तरह से मैनेज किया इन्फ्लेशन को, इतना अच्छी तरह से मैनेज किया एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को कि उस दिन जब वो बोल रहे थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह और चिदम्बरम पूरा का पूरा दोष हम पर दे रहे थे, तो आश्चर्य लगता था कि वो खाली अपना ही अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ले 2004 का तो ये बातें नहीं कर सकते। अंतिम सवाल, सबको यही जिज्ञासा है कि चुनाव कब होंगे? अगस्त 2007 तक मुझे लगता था कि 2009 से पहले होने का कोई कारण नहीं, लेकिन 2007 की 15 अगस्त के 2-4 दिन बाद से ही लेकर के जिस प्रकार का बयान पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया इस न्यूक्लियर पैक्ट को लेकर के, एक अखबार को बुला करके फ्रंट पेज पर छपवाया कि दिस पैक्ट इज नॉन नेगोशिएबल, फाइनल, और अगर कम्युनिस्टों को पसंद नहीं है तो जो करना चाहे करें। उसके बाद जो वहाँ से प्रतिक्रिया हुई, एक कदम भी आपने आगे बढ़ाया तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। ये जब बयानबाजी होने लगी तो कुछ क्षण के लिए लगा कि ये सरकार 2009 तक तो नहीं चलेगी। फिर उतार चढ़ाव कई आते रहे और उन उतार चढ़ावों में से यह बात भी स्पष्ट होने लगी कि ये न्यूक्लियर पैक्ट का सवाल नहीं है, ये सवाल ये है कि चुनाव के लिए न सत्ता पक्ष तैयार है न मार्क्सिस्ट तैयार है, और इसीलिए कोई न कोई बहाना निकल करके आगे बढ़ाते गए हैं। मुझे आज की स्थिति में तो कम से कम ये लगता है कि 2009 से पहले चुनाव नहीं होना है। समय पर ही होंगे। चलिए, उसका इंतजार रहेगा। आपको आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई, और जैसा कल चोरामस्वामी ने कहा कि इसके दूसरे संस्करण का इंतजार रहेगा आने वाले वर्षों में। बहुत धन्यवाद।